हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन और केपलर्स लॉ देखा। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये पढ़ेंगे। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि जो फोर्स है इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। और इसीलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सबसे पहले यहां पे आप लोगों को एक बात समझना होगा। देखो, इस अर्थ सरफेस पर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। सही है। मानो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि मानो जैसे कि अभी ये बोर्ड है और ये पेन है, तो इनमें भी बेटा एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर तो फिर वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। सही है। इसका रीजन क्या होता है बेटा, देखो, जैसे कि मानो अभी ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन मैंने फोर्स अप्लाई किया था। ठीक है, तो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया हुआ है वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के वेट के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए ये आगे मूव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूं और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट शो कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है वो इसके वेट के कंपैरिजन में ज्यादा है। समझ रहे हो? तो उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतना कम है इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, मतलब इस ऑब्जेक्ट के वेट के कंपैरिजन में और इस बोर्ड के वेट के कंपैरिजन में, तो ये काफी कम है। इसकी वजह से ये दोनों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। समझ रहे हो? ठीक है। तो अभी देखो आप, जैसे कि मानो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस पूरे नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है बेटा, सबसे वीक वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रांग फोर्स जो होगा वो होगा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो काफी वीक होता है, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे अट्रैक्ट होते हुए नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितना होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए ये हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसे समझो अच्छे से। जैसे कि मानो अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स है और ये जो ऑब्जेक्ट होंगे बेटा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, इसको भी याद रखना है। ए एक है, उसके बाद मान लेते हैं कि यहां पे और एक मास मैंने ले लिया। ठीक है, तो बेटा यहां पे ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है इसका मास है m1। ठीक है, और जो सेकंड यहां पे लिया हुआ है इसका मास है m2। जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना दिया हुआ है बेटा, m1, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, इसका मास है m2। ठीक है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट है, तो मुझे क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालना है वो कितना है करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो ऑब्जेक्ट्स बेटा, दिस बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ये जो स्मॉल d है ये इन दोनों के बीच में दिया गया डिस्टेंस है, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये डिस्टेंस होगा d। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना बेटा वो हमेशा इसके सेंटर पे ही एक्ट होता है, मतलब ये जो सेंटर लाइन है इस सेंटर लाइन पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट होगा, ऐसे इंक्लाइन नहीं होगा कभी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसके सेंटर से ये फोर्स जो होता है वो इस तरह से एक्ट होता है, तो ये फोर्स जो है वो कितना होगा ये हमें निकालना है। और इसी के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। क्लियर है क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है? चलो अब हम लोग जो है बेटा यहां पे देखते हैं कि सबसे पहले न्यूटन इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, देखो सबसे पहले न्यूटन इनका मानना था कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इन दो मासेस का प्रोडक्ट आप जो लोगे उसी के साथ ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इस ऑब्जेक्ट्स का मास बढ़ाओगे, अगर मास इंक्रीज होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा उन दोनों में ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि आप एक बॉडी जो है इसका मास डबल कर दिए तब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, तो वो भी डबल हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे आप, m1 की जगह पे 2m1 लिखोगे, है कि नहीं? तो 2m1 है मतलब फोर्स भी क्या हो रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्ट का मास अगर इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप मास को कम कर देते हो, मास को डिक्रीज कर देते हो, तो डेफिनेटली फोर्स भी क्या होगा बेटा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल है। तो ये सबसे पहले बताए थे न्यूटन ने, क्या, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो उनका प्रोडक्ट होगा उसके साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? अब देखो सेकंड उन्होंने क्या कहा। सेकंड केस में इनका कहना था कि the force of gravitation between the two objects is inversely proportional to square of distance between them। ठीक है बेटा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप यहां पे डिस्टेंस देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट m1 और m2 इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d। तो इसके स्क्वायर के साथ ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हो, आप डिस्टेंस अभी बढ़ा रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हो, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। जितना आप डिस्टेंस रखोगे उतना ही फोर्स कम 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 होते हुए दिखाई देगा। अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हो, आप अगर डिस्टेंस कम कर रहे हो, तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी ये जो लॉ होता है ना बेटा, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो जितने भी लॉज होते हैं, देखो जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, कुलोम्स लॉ है, तो ये जो लॉज होते हैं बेटा ये लॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या कि एफ जो होगा वो जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसीलिए इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो दो चीजें अभी तक हम लोग समझे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है बेटा, वो है मास। क्लियर है? अगर आप लोग मास बढ़ा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, अगर आप लोग डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम लोग इसके आगे बेटा इसको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग अभी कंबाइन कर देंगे। इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। सॉरी, आर नहीं यूज किया हमने, क्या यूज किया यहाँ पे? डी यूज किया है, तो मैं यहाँ पे डी ले लेता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप डी की जगह पे आर भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं डी स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो साइन है बेटा, ये साइन प्रोपोर्शनैलिटी का है और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अब मुझे निकाल देना है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर निकालना चाहता हूं तो मुझे वहां पे एक कांस्टेंट लेना होगा। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे, एफ इज इक्वल्स टू और इक्वालिटी लाएंगे, तो ये इक्वालिटी का साइन हुआ। तो हम क्या लेंगे, अभी एक कांस्टेंट लेंगे, जी, कैपिटल जी, इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं ये जो है ये फॉर्मूला ले लेता हूं। क्या निकाला बेटा हमने फॉर्मूला? हमने फॉर्मूला भी डिराइव किए, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये अगर हमें निकालना हो तो इस केस के अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स में भी हम इसे यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है कि ये जो कैपिटल G होता है बेटा, इस कैपिटल G को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है बेटा, जो आपको याद रखनी है, ये होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब मुझे इसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट क्या कर लेते बेटा हम लोग, यहां से निकाल लेते। देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कैपिटल जी का यूनिट चाहिए, तो मैं अब कैपिटल जी कितना होगा यहां पे लिख देता हूं। तो कैपिटल जी इक्वल्स टू, जी को इसी साइड रखेंगे, बाकी ये जो है पैरामीटर्स इनको उठा के इस साइड लेके जाएंगे। तो ये डी स्क्वायर डिविजन में है, उस साइड में जाने के बाद वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। सही है? अब देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कैपिटल F, तो ये फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, वो होगा न्यूटन। डी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, मास है, मास केजी में मेजर करते हैं, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा कैपिटल जी का, वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? आई होप आपको अभी ये क्लियर होगा। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू याद रखना है, यही वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, और इसका ऐसा यूनिट भी याद रखना बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसका ऐसा यूनिट भी पूछा जाता है और वैल्यू भी पूछी जाती है। ठीक है, तो क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें, स्टेटमेंट, तो क्या होगा बेटा स्टेटमेंट? चलो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, द फोर्स ऑफ, बोलो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज बोलो, या नॉर्मली हम कहेंगे बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली
proportional to the directly proportional to the क्या product of their masses, product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। तो ये होगा स्टेटमेंट बेटा जो आपको एग्जाम में लिखना है। क्लियर है, सिंपल है। और उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो इस स्टेटमेंट के बाद? इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग बेटा ये जो डेरिवेशन है आप लिख सकते हो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा तो भी चल जाएगा। समझ में आ चुका है आपको क्या करना है इसके अंदर? ठीक है। उसके बाद यहां पे जब आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया जाएगा बेटा, तो न्यूमेरिकल के अंदर एक बात याद रखो कि जो फॉर्मूला हम लोगों को दिया जाता है, मतलब ये वाला फॉर्मूला है अभी अपने पास, तो इसके अंदर जितने सारे अभी आप लोगों को ये क्वांटिटीज दिख रही है, इनको ऐसा यूनिट में लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे जी देखेंगे तो जी तो ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट ही हो तो आप एज इट इज लिख दोगे, लेकिन ये जो मास होगा मास, तो वो आप लोगों को ग्राम में देंगे, लेकिन मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है बेटा। तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा, जो आपको ग्राम में दिया जाता है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो दोनों भी मासेस आपके किलोग्राम में होने चाहिए। सेकंड, ये डी स्क्वायर क्या है बेटा? ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एक लेंथ ही हो गई, और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो होता है मीटर। तो आपको जो डिस्टेंस दिया जाएगा वो आपका किस में होना चाहिए? मीटर में। वो सेंटीमीटर में देंगे, मिलीमीटर में देंगे, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करते तो एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे ही। तो ये बातें जो आपको याद रखना है कि ऐसा यूनिट्स में आपको ऐसा वैल्यू लेनी होती है। यहां तक क्लियर है सबको? चलो, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे अगर मूव हो रहा है, इसका मतलब वहां पे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और एक वर्ड इसके अंदर ऐड हो चुका है अभी, कौन सा वर्ड है वो है बेटा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, इक्वल, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, है कि नहीं? तो जैसे कि हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं तो सबका यूनिफॉर्म है, मतलब सब इक्वल में ही है, सबको इक्वलिटी में ही रखा जाता है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो और अगर वो ऑब्जेक्ट इस सर्कल के सरकमफरेंस पे मूव हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है, तो ये यहां पे इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होंगे जिसको हम लोग स्मॉल आर बोल देते हैं, और ए इस पॉइंट पे अभी वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ए से निकलकर इस तरह से मूव हो रहा है सरकमफरेंस पर और वो फिर से उसी पोजीशन पे आके रुक रहा है, तो इसके अंदर ये जो पार्टिकल होगा या फिर ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होंगे इसके अंदर तो वो जीरो होंगी, क्योंकि वो जिस जगह से निकल रहा है वो फिर से उसी जगह पे वापस आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, ठीक है ना? जैसे कि मानो मेरे हाथ में कोई बॉल है, मैंने ऐसे थ्रो किया उसे और थ्रो करने के बाद फिर से वो मेरे हाथ में आ रहा है,
तो जितना डिस्टेंस वो आगे जा रहा है उतना ही डिस्टेंस वो पीछे आ रहा है। तो आगे जाते समय मैं पॉजिटिव लूंगा और पीछे आते समय मैं उसे निगेटिव ले लूंगा। 5 माइनस 5, मान लेते कि ये 5 मीटर है, तो 5 प्लस लेंगे और जब वो रिटर्न आ जाएगा तो 5 माइनस लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे बेटा? 0। तो जहां से वो निकला था फिर से वहीं पे आके वो रुका, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होंगे। लेकिन क्या बेटा हम डिस्टेंस 0 ले सकते हैं? नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। 5 मीटर वो आगे जा रहा है और 5 मीटर वो फिर से पीछे आ रहा है, तो 5 प्लस 5 वो 10 बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस एक तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे डिस्टेंस की, ठीक है? तो डिस्टेंस आप बोलोगे कि सर ये तो एक सरकमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। वो तो सर्कल का सरकमफेरेंस है, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है बेटा? वो होता है 2πr। सही है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही कौन होगा बेटा? वो होगा सरकमफेरेंस। वही कौन होगा? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, 2πr। आगे अब देख लेते बेटा स्पीड। स्पीड क्या होती है अपने पास? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा बेटा फॉर्मूला डिस्टेंस का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है? आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो। तो स्पीड को हम लोग यहाँ पे v से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद बेटा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, 2πr, वो लिख देता हूं 2πr। और मान लेते हैं उसको t इतना टाइम पीरियड जो है वहां पे चाहिए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपली अपने पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन t। सही है? आगे देख लेते हैं। तो ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया बेटा अपने पास। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह की सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है? जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कौन जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है? और बात कर रहे हैं हम लोग अभी यूनिफॉर्म, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उस समय उसकी जो स्पीड होंगी बेटा वो कांस्टेंट होंगी, और इसीलिए इस टर्म को हमने नाम दे दिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इन दैट केस द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट विल बी सेम, इट विल बी कांस्टेंट। ओके? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे जरूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देखूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या लिखे थे? लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में बोलना है बेटा। तो F इज इक्वल्स टू क्या था बोलो? F इज इक्वल्स टू था mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सही है? यही फॉर्मूला पढ़े थे हम, mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे ये जो पहले आप लोगों ने स्पीड निकाल ली, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। ठीक है? और अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा कौन सा? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे ये जो v दिखाई दे रहा है बेटा v स्क्वायर, तो इस v की जगह पे आपको अब ये वाली वैल्यू पुट कर देना है। तो जो आपके बुक के अंदर जो डेरिवेशन है अब उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? तो चलो हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लोगों ने लिखे थे वो लिख लेता हूं। F इज इक्वल्स टू क्या था बेटा? F इज इक्वल्स टू था mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है? और v जो हमने निकाला अब उसके अंदर रख देंगे
तो f इज इक्वल्स टू क्या होगा, m अपॉन r जो है मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, अभी हम लोग v की जगह पे लिख देते हैं 2πr डिवाइडेड बाय t, और इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m अपॉन r इंटू, अब बेटा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर ये बनेगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद t स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? तो हमें ये टर्म जो हो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने केपलर्स के लॉज भी पढ़े थे बेटा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इसके अंदर जो थर्ड लॉ था बेटा, कोई बताएगा थर्ड लॉ क्या था? एज पर केपलर्स थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ क्या पढ़े थे बेटा हमने, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सही है, अगर इक्वालिटी लाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। सही है, आगे देख लेते, आगे क्या होगा, तो के का वैल्यू कितना होगा बेटा, यहाँ पे के की वैल्यू देख लो फिर, के हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, क्या आपको इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब दिखाई दे रहा है? चेक करो इस इक्वेशन के अंदर जो हम फोर्स के लिए ले रहे हैं, तो हम अपॉन आर है यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन मुझे आर क्यूब चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टी स्क्वायर है, लेकिन ये इनवर्स में बेटा, अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं तो, इसको अगर उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, यही वाली टर्म क्या बन जाएंगी, यही वाली टर्म बनेंगी 1 अपॉन के, और इसे भी इनवर्स लिख देंगे आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सही है, तो 1 अपॉन के की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, या फिर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के। लेकिन अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, इसे बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो इसमें आपको आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सही है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और अगर ठीक से देखेंगे तो ये आर इस एक आर के साथ कैंसिल भी हो रहा है, तो ये एक आर कैंसिल भी कर दो, चलो तो कौन बचेगा अभी, सिर्फ अभी तो सिर्फ आर ही बच रहा है। ठीक है नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर था और यहाँ पे एक आर था, तो ये आर इस आर के साथ कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे कितने आर बचेंगे बेटा, अभी सिर्फ सिंगल आर बचेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आर प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन 2 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये एक एडजस्टमेंट होती है। तो हम यहां पे बोलेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ क्या होगा फिर बेटा, एफ होगा एम, क्या होगा, तो 4 पाई स्क्वायर को पहले लिख देता हूं मैं अभी, 4 पाई स्क्वायर एम ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद तो यहां पे कौन है, अभी सिर्फ आर है, तो आर, और डिविजन में कौन था, टी स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा हम लोग, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे और आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे। सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल ही हो जाते हैं, और फिर से जो अपना जो एज इट इज इक्वेशन है वो एज इट इज रहता है, मतलब दिया गया क्वेश्चन जो है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते, इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। चलो, तो अब हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ठीक से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, सो एफ इज इक्वल्स टू, ये होगा 4 पाई स्क्वायर एम
ठीक है, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख देता हूं पहले, ये डिवीजन में जो था ये वाला, ये मैंने पहले लिख दिया, इनटू यहां पे आर इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आर क्यूब, और नीचे कौन बचा हुआ है अभी, ये टी स्क्वायर। चेक कर लो क्या लिखा मैंने, 4 पाई स्क्वायर, ये वाला एज इट इज एम, ये आर इंटू आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आर क्यूब, ये आर स्क्वायर जो था मैं इस साइड में लिख दिया, और ये टी स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप लोग इसे अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर क्या है, ये तो यही है, ये वाला इक्वेशन, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो इस आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं 1/k। सही है, तो चलो फिर लिख दो, तो क्या मिलेगा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या होगा आपका, f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय k इंटू आर स्क्वायर। चेक कर लो, सही है, 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन k इंटू आर स्क्वायर। तो बेटा अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो आप लोगों को फॉर्मूला मिला, यही क्या होगा, यही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने क्या निकाला यहां पे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को निकाला। तो जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना मिला हमें, वो मिला F इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई के इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला हमें मिला इसके अंदर कांस्टेंट कौन कौन है, कौन कौन कांस्टेंट दिखाई दे रहा है बेटा इसके अंदर हमें, ये 4 क्या है, फॉर्मूला है अपने पास F इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय k इंटू आर स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला हमें दिया गया है। तो इसमें आप लोग देखो ये 4 क्या है बेटा, 4 कांस्टेंट है क्योंकि वो फिक्स नंबर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको ये फॉर्मूला, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या मिला हमें, F इज इक्वल्स टू, चेक करो, F इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m, F इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय k इंटू आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमें मिला लास्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बताओ कौन कौन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ये क्या है, 4 कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और ये k क्या होता है बेटा, ये भी तो कांस्टेंट ही है कि नहीं, इसको भी कांस्टेंट ही बोलेंगे। तो बच्चा कौन यहां पे, सिर्फ बच्चा सिर्फ आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वालिटी साइन को हटाना चाहता हूं तो मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा अभी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, क्या बोला था बेटा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो मुझे क्या लाना था यहाँ पे, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के लिए मैंने क्या लिख दिया, एक कांस्टेंट। तो मैं इक्वालिटी अभी हटाना चाहता हूं और ये वाला साइन लिखना चाहता हूं, तो कांस्टेंट को भी हटा देंगे। तो मैं यहाँ पे सब कांस्टेंट को हटा दे रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन बेटा, आर स्क्वायर। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यही कौन है, यही तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसी को ही क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो उन दोनों में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो ये होगा या बेटा आपका यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ
सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर है? तो आप इसे लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला। ठीक है, और कुछ डाउट्स होंगे बेटा तो वो कमेंट्स में आप लोगों को डाल देने, मैं उसके रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो।